लास्ट 8 to 10 ईयर्स में इंडिया का ईवी इकोसिस्टम एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजरा है। पॉलिसीज चेंज हुई है, न्यू स्टार्टअप्स आए हैं, इवन बैटरी टेक भी इवॉल्व हुआ है और उसी के वजह से आज हायरिंग पीक पर है। हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन कभी ओवरनाइट नहीं होता। इसके पीछे मल्टीपल फोर्सेस काम करती हैं। ऑनेस्ट सवाल, क्या हमारा स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी है? मैं हूं अशरफ और आज DIY गुरु टॉक्स पे है राहुल। वेलकम राहुल। थैंक यू। राहुल, लास्ट 8 to 10 ईयर्स में ईवी इंडस्ट्री मैसिवली ग्रो हुई है। क्या क्या की फैक्टर्स हैं, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? सो अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में की फैक्टर्स, तो एक नहीं है, मल्टीपल की फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला फैक्टर ये है कि पेनिट्रेशन कैसे हुआ है ईवी इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ है मेजरली 4 व्हीलर सेगमेंट में या आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। बट इंडिया में ऑन द अदर हैंड जो पेनिट्रेशन हुआ है वो कमर्शियल व्हीकल के अंदर 3 व्हीलर्स, साथ ही साथ पर्सनल, अगर मैं पैसेंजर व्हीकल की बात करूँ उसमें 2 व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है। और वही एक हमारा ब्रिज बना है कि अब एट दिस पॉइंट पिछले 8 से 10 सालों के अंदर हम ट्रांजिशन कर पा रहे हैं। तो अगर की फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा की फैक्टर है हमारा 2 व्हीलर डोमेन एंड 3 व्हीलर डोमेन। उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती है, जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी, कितने टाइप के आपके डिफरेंट बैटरीज आ रही है, उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद किस तरीके का पावर आउटपुट आप अपने पूरे व्हीकल से जनरेट कर पाते हैं ताकि आपकी डेली नीड्स फुलफिल हो। वो एक मेजर पार्ट है जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक की फैक्टर है। इसी पे अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, कि इंडस्ट्री या कौन सा सेगमेंट ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस कर रहा है और ज़्यादा वहाँ पे हायरिंग हो रही है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, या फिर वो बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? तो अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता था कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट ऐसा है जहां पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब्स थी, क्योंकि पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस था वहाँ पर। बट अभी की अगर मैं बात करूँ, करंटली 2025 2026 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है इन 4 व्हीलर सेगमेंट, 3 व्हीलर सेगमेंट एज वेल एज कमर्शियल सेगमेंट ऑल्सो। तो अगर मैं बात करूँ कि जॉब्स हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स है, चाहे फिर वो 4 व्हीलर से आए, चाहे वो 2 व्हीलर से आए, चाहे 3 व्हीलर से आए। आपके पास बैटरी टेक्नोलॉजी में भी जॉब्स है, आपके पास मोटर कंट्रोल सिस्टम्स में भी जॉब है, आपके पास व्हीकल असेंबली और इंटीग्रेशन में भी जॉब है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस तरीके का स्किल कैरी करते हैं। अगर आपके पास राइट स्किल है, आपके पास इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कुछ भी टैप कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि जो ईवी है वो बैटरी और मोटर तक ही लिमिटेड है। तो कौन कौन से डोमेन्स है जिसमें ईवी इकोसिस्टम में लोग जा सकते हैं और वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं? गुड क्वेश्चन। तो पहली बात मैं ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ लोगों के कि ईवीज जो है वो बैटरीज और मोटर्स तक ही लिमिटेड है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो तो एट दिस पॉइंट अगर हम 2026 की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और जब मैं बात करता हूँ स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वहाँ पर एक बहुत मेजर चंक है इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके जितने सब सिस्टम्स हैं उनका। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वहाँ पर मेरे पास मोटर भी है, डेफिनेटली बैटरी भी है, बट उनको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मेरे पास है BMS जो बैटरी को मैनेज करता है, मेरे पास है मोटर कंट्रोलर जो कि मेरे बैटरी से कनेक्ट करता है मोटर को और मेरा स्पीड और टॉर्क को रेगुलेट करता है। उसके अलावा मेरे पास है VCU यूनिट, व्हीकल कंट्रोल, मल्टीपल ECUs। जितने भी सेंसर्स आप देखो व्हीकल के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं ECU से कनेक्टेड है और उसी के थ्रू वो अपना डेटा जो है शेयर करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी आर गेटिंग द स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड करेंटली। इसी के बेसिस पे अगर मैं बताऊं कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो तो इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू लेट्स से मोटर्स या फिर बैटरी। आपके पास बैटरी के अंदर एक पूरा चंक है जहाँ पर आप सिर्फ सेल एजिंग करते हो। उसके अलावा आपके पास एक पूरा डोमेन है जहाँ पर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हो। फिर एक डोमेन है जहाँ पर आप बैटरी एनालाइज करते हो। एक डोमेन है जहाँ पर आप बैटरी साइजिंग करते हो, किस पर्टिकुलर व्हीकल में, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप किस टाइप का बैटरी यूज करो। तो अगर सिर्फ बैटरी की बात करूँ, बैटरी इटसेल्फ हैज 5 to 6 डिफरेंट डोमेन्स। सिमिलरली कंट्रोलर्स में भी इसी तरीके का पार्ट होता है। एंड अगर इन दोनों को भी हटा दे देन वी हैव अ वेरी वास्ट डोमेन विच इज एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स। सो उस केस में हमारे पास, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स, अगर आपको सेंसर्स के बारे में पता है, सेंसर इंटीग्रेशन के बारे में पता है, देन डेफिनेटली आप अपने आप को पिवट कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ योर डोमेन टू software driven vehicles. So definitely
SDV जिसे हम बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल जिसे बोलते हैं, या फिर एम्बेडेड सिस्टम जिसे बोलते हैं इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है इन दिस एंटायर EV इकोसिस्टम। जो EV इंडस्ट्री में जो जहाँ हायरिंग हो रही है, अगर हायरिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कंपनीज क्या देखती हैं एक स्टूडेंट के अंदर, और वो कौन कौन से रोल्स हैं जिसके लिए, और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके लिए कंपनीज हायर करती हैं और कंपनी उसको आगे ले जाना चाहती है। ओके, सो एट दिस पॉइंट कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड किस चीज़ की है? डिमांड है स्किल की। इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हो, CS से आते हो, किसी और बैकग्राउंड से आते हो, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ऑफ ऑटोमोटिव डोमेन। अब यहाँ पर ऑटोमोटिव डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका IC इंजन्स भी आ जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी आ जाता है। तो आपको IC इंजन्स की पावर ट्रेन भी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन आना चाहिए ICE के अंदर प्लस इलेक्ट्रिक के अंदर। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जो इंडस्ट्री रिलेवेंट टूल्स है, जैसे कि मैटलैब सिमुलिंक है, ठीक है। मैटलैब सिमुलिंक मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपने बहुत बारी सुना होगा कि मैटलैब सिमुलिंक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस, अगर हम बात करें सेंसर इंटीग्रेशन, अगर हम बात करें कि मुझे बैटरी एनालिसिस करना है, या फिर बैटरी को मुझे मॉडल बेस्ड सिमुलेशन करना है, या फिर मुझे कंप्लीट पावर ट्रेन का सिमुलेशन करना है, मुझे खुद के मॉडल्स बनाने हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स हो, ये सब कुछ आप मैटलैब पे कर सकते हो, ठीक है। और मैटलैब पे एक्सपर्टीज होना इज अ मस्ट इफ यू आर लुकिंग अ फ्यूचर करियर इनटू दिस EV इंडस्ट्री। आपको मैटलैब सिमुलिंक तो 100% आना ही चाहिए। उसके बाद लेट्स से अगर आप मैकेनिकल डोमेन से आते हो, कुछ डिजाइनिंग फील्ड से आते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स लाइक सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो और CAE सॉफ्टवेयर्स लाइक ANSYS, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आपने अगर कोई लेट्स से किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई डिज़ाइन भी किया है तो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज पता होनी चाहिए, डिज़ाइन पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास क्लियर है, ये टूल्स के अंदर अगर आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो पाथ है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। राहुल, इस पर ही हम बात करते हैं। अगर कोई फ्रेशर हो जो कि अभी EV में शिफ्ट होना चाहता हो या फिर EV इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे और उसके लिए राइट करियर पाथ क्या होगा? सो फ्रेशर्स के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सजेशन होगा कि आप अभी तक जो भी कर रहे थे उसको करते रहो, साथ ही साथ में आप ये देखो कि ऑटोमोटिव डोमेन के अंदर स्पेसिफिकली इन EV इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ किस तरीके से आई है, जो हमारा कर्व है वो कर्व कैसे आया है, ठीक है। एक तो वो चीज़ फॉलो करना है। सेकेंड इज जो मैंने जितने भी अभी टूल्स बोले हैं, अगर आप एक्सपर्टीज़ नहीं क्रिएट कर सकते, एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए आपको उस टूल की, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत उस टूल से आप फेमिलियर होने चाहिए, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई काम बोल दिया जाए उस पर्टिकुलर टूल पे तो आप उसको परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपको 110% ये श्योरिटी रखनी है दैट देयर इज़ नथिंग लाइक कि जो आपको नहीं आता इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट न्यू। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर देयर बिफोर ICE। जब ICE आया था उससे पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल 1830 के अंदर हमारे पास लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आप देख लो कि 1830 बहुत पहले का टाइम है, तो इस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू नहीं है, टेक्नोलॉजी काफ़ी कन्वेंशनल है। हाँ, अप्रोच बदल गई है। तो याद रखना कि आप अपना बेसिक्स, आप अपना ग्राउंड जो है, रूट्स है, उसको नहीं भूल रहे हो। अगर वो आप क्लियर करके चलते हो, डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर राहुल, आपने बोला कि 1830 में इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट 200 ईयर्स। यस। सो अभी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल करेंट स्टैंडिंग, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी और कितना रिवॉल्यूशनाइज होगा? सो एज वी नो कि जो फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे जो एकदम ही स्टार्टिंग में आए थे 1800s के अंदर जो आए थे, और अगर उनको अब हम कंपेयर करेंगे न्यूएस्ट जनरेशन 2026 से, सो डेफिनेटली आपको बहुत सिग्निफिकेंट चेंज मिलेगा। सबसे पहला तो चेंज मिलेगा आपको व्हीकल टाइप में। उस टाइम पे व्हीकल एक्चुअली एक व्हीकल नहीं था, इट वाज जस्ट अ चैरियट जिसको हम लोग किसी भी एनिमल के साथ बांध के चलाते थे। बस उस पर्टिकुलर कार्ट को हमने इलेक्ट्रिकली आपने ड्राइव करा था, ठीक है। आपने एक मोटर लगाया, उसके साथ एक छोटा सा बैटरी पैक लगाया जिसने आपको कुछ
डिस्टेंस कवर करके दिया, विच वॉज गुड, क्योंकि इस केस के अंदर कोई भी एनिमल यूज़ नहीं हुआ है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा है। हाँ, वन टाइम एफर्ट है जहाँ पर आपको ये कन्वर्जन करना है, बट आफ्टर दैट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ईजी हो गया था। ठीक है, अगर उसके कंपैरिजन में आज की बात करेंगे, आज हमारे पास ऐसे व्हीकल्स हैं जो एक सिंगल चार्ज पे अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स का रेंज कवर करते हैं। हमारे पास ऐसे बैटरीज है जो अप टू 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको अनदर 200 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। सो येस, डेफिनेटली वी कैन से कि वी हैव ग्रोन अ लॉट इनटू दिस एंटायर डोमेन। राहुल, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, वो है ADAS। इसके बारे में आपका क्या कहना है और इसका फ्यूचर क्या है? ADAS मैं बताऊंगा, इट इज़ नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बट ये पूरे ऑटोमोटिव डोमेन में है। हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैं एक पाइनियर बोल सकता हूँ कि टेस्ला ने ADAS को काफ़ी हद तक पॉपुलर किया है। ठीक है, सो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू ही ADAS आया है। बट ADAS आपका क्या करता है, हेल्प करता है, आपका ड्राइवर को असिस्ट करता है बेसिकली। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ कंट्रीज़ ने तो ये भी रूल्स डाल दिए हैं कि अगर आपके व्हीकल में, चाहे वो IC ही है चाहे EV है, अगर उसके अंदर कोई बेसिक ADAS फीचर्स नहीं है तो वो 100% सेफ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो अगर कंट्रीज़ इस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है, दैट मीन्स कि ADAS का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। सेकेंडली, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोग बात करें ऑटो पायलट या फिर कंप्लीटली ड्राइवरलेस असिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे ADAS लेवल 5 के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले भी 3 से 4 और लेवल्स है, और करेंटली इंडिया इज स्टैंडिंग एट ADAS लेवल 2। वी आर स्टिल इवॉल्विंग। ठीक है, और ADAS लेवल 2 के अंदर भी हम लोग काफ़ी कुछ ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली मेकिंग द ड्राइव सेफ फॉर द पैसेंजर एंड द ऑक्यूपेंट्स। जितने भी लोग बैठे हैं, ड्राइवर के लिए वो सेव कर रहा है, साथ ही साथ जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उसके लिए भी सेव कर रहा है। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस प्लस जिस तरीके की रोड्स हैं, प्लस हमारा वेदर कंडीशंस किस तरीके का होता है, उस केस के अंदर हमें ADAS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, कुछ दिनों पहले दिल्ली एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग था, हाईवेज पे बहुत ज़्यादा फॉग था। उस केस में आप क्या करते हो, अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, आप अपने ब्लिंकर्स ऑन करोगे ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए। ठीक है, और आप ट्राई करते हो कि आप धीरे ही चलो। बट अगर आपके पास ADAS है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर रेडार इनबिल्ट है, तो आपकी गाड़ी रेडार के थ्रू ये पता लगाएगी कि आपके आगे 200 मीटर्स पे या 300 मीटर्स पे कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं। अगर होगा तो वो आपके अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आ जाएगा, क्लस्टर मीटर पे आ जाएगा, एंड उसकी वजह से वो अपने आप ही ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ADAS के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन मिटिगेशन, जो कि वो हेल्प करता है सेल्फ ब्रेकिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइवर फोकस बनाया जाता है ताकि जो आपकी पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हैम्पर ना हो, साथ ही साथ आप अपना ड्राइविंग सेफ रख पाएं। वैसे अगर आप EV या एम्बेडेड के फील्ड में सीरियसली एंटर करना चाहते हैं तो फॉलो DIY Guru। और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आप EV के किस डोमेन में जाना चाहते हैं। इज इट मैकेनिकल, कोर इलेक्ट्रिकल या बैटरीज?